सेकंड क्लास है और जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा टेक्निकल अपीयर हो सकता है, बट वहां पे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं जिससे वो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हमारा रोज का चीज है। और एक्चुअली दैट इज ट्रू। जो कंपनी लॉ है ना, दैट इज समथिंग विच वी कम इन टू कॉन्टेक्ट एवरी डे। ठीक है, हम रोज अपने आमने सामने चीजों को होते हुए देखते हैं जो सम हाउ कंपनी से रिलेटेड है, टीवी पे देखते हैं, अपने पेरेंट्स को डील करते हुए देखते हैं, तो उसी उसी पैटर्न में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी कल की क्लास थी दोस्तों, उसमें हमने जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब कितने काइंड्स की कंपनीज होती हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच दे फंक्शन, जो बेसिक आइडिया हमने कल एक ले लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और जो हमारा मेन एजेंडा है आज के इस सेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी सीरीज में, वो है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब आज हम ये देखेंगे कि कोई भी कंपनी बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड। उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जहां तक कि कंपनी लॉ की बात है, कंपनी स्टैट्यूट की बात है। तो फॉर्मेशन को आज हम मेन फोकस रख के, बेसिक रख के हम ये सेशन में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी देखेंगे। पहला केस होगा हमारे सेशन का, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आता है, डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो मेन प्रोविजन हमको देखना है, स्टार्टिंग जो है वो सेक्शन 3 से है। सेक्शन 3 डायरेक्टली बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, बट खाली सेक्शन 3 ही नहीं, सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये जो सारे प्रोविजन है, दे सम हाउ आर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी, की किसी कंपनी को कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3 की और बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन। अगर हमको कोई कंपनी बनानी है, ठीक है, इफ वी आर वांटिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी, हमको क्या करना चाहिए? आप बताइए बच्चे, कोई आइडिया क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है हमको अगर कोई कंपनी बनानी है तो? कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म हो रही है? बिल्कुल, क्या पर्पस है कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, सबसे पहली चीज है, पता होना चाहिए। उसके साथ साथ और क्या चीजों का ध्यान रखना होगा कंपनी बनाने के लिए? और बताओ, क्या चाहिए कंपनी बनाने के लिए? हम इतना देखते हैं चीजों को। सर जो भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट है, लाइक प्रोस्पेक्टस हुआ और मेमोरेंडम हुआ, हम्म। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, उसको मेंटेन करना पड़ेगा पहले से ही। प्रोस्पेक्टस हमें पहले से ही तैयार करना पड़ेगा ताकि हम शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी के बारे में जाने, बिल्कुल बिल्कुल। करना तो पड़ेगा। बेसिक क्या है? डिटेल्स। डिटेल्स में जाना पड़ेगा, एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी हद तक जो चीजें हैं वो कवर हो गई, बट एक चीज हम बहुत भूल गए कि हमें पर्पस तो पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का पर्पस क्या है। बट ये बहुत जरूरी है कि अगर हमको कंपनी बनानी है और ऐसी कंपनी बनानी है जिसको लॉ रिकॉग्निशन दे, उसका जो पर्पस है दोस्तों वो लॉफुल होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? खाली पर्पस होना सफिशिएंट नहीं है, दैट पर्पस हैज टू बी अ लॉफुल पर्पस, दैट मींस अ पर्पस दैट इज विद इन द लाइंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ के दायरे के बीच में आता है। कोई भी ऐसा पर्पस ना हो कंपनी का जो इलीगल हो। मानो कोई कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का पर्पस है कि वो लेडीज को ट्रैफिक करेगा या बच्चों को ट्रैफिक करेगा या प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा, तो क्या वो कंपनी बन सकती है? क्या उसको रिकॉग्निशन मिलेगी कंपनीज एक्ट के अंदर? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि द पर्पस हैज टू बी लॉफुल। ठीक है, दिस इज द वेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद अब हमारे ऊपर है, अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है जब हम कंपनी बनाने की सोच रहे हैं, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको एक पब्लिक कंपनी बनानी है या प्राइवेट कंपनी बनानी है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। बताओ बच्चे, कोई बता सकता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क था? क्या डिस्कस किया था हमने कल?
First of all, private companies में there is restriction on the exchange of shares, whereas in public company में it is open for public to get involved in the shareholding. Perfect आंसर. So yeah, सबसे पहला सेकंड डिसीजन हमको क्या लेना है कि हमको पब्लिक कंपनी बनानी है या प्राइवेट कंपनी बनानी है. अगर हमको पब्लिक कंपनी बनानी है बच्चों, तो हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट हमारे पास 7 या 7 से ज्यादा लोग, 7 और मोर देन 7 पीपल, कम से कम इतने मेंबर्स तो हमको चाहिए ही चाहिए. इतने लोग तो तैयार हों कि हम चलो 7 लोग हैं या 7 से ज्यादा लोग हैं, चलो मिलके एक कंपनी बनाते हैं. यहाँ पे 2 दोस्त या 3 दोस्त 4 दोस्त से बात नहीं बनेगी. अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, यू नीड एटलीस्ट 7 पीपल, 7 और मोर. ओके, तो पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो आपको नंबर्स चाहिए. बट अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ प्राइवेट कंपनी, आगे देखेंगे. अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हो तो अगर 2 लोग हैं या फिर 2 से ज्यादा हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, अगर 2 हैं, मिनिमम 2 लोग हैं, तो आप एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो. तो फिर से रिपीट करूं, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 7. बट अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कितने लोग चाहिए? कम से कम 2. ये तो होगी सीधी बात. पर ये जो मैंने अभी बोला कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल, क्या वो बात सच है? कोई इसको डाउट कर सकता है, चैलेंज कर सकता है मेरे स्टेटमेंट को? Yes, because there is one person company as well. Very true. And what is a one person company? How would you define that? It is a company that basically involves one person who has all the shares in the company and has the utmost power to take any decision that is with regard to the company. ट्रू. तो एक 1 पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती थी? एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही बंदा होता था, एक ही बंदा पूरा कंट्रोल करता था उस कंपनी को, सारे शेयर, सारी कैपिटल सब उसी के कंट्रोल में होती थी. तो वो भी 1 पर्सन कंपनी होती है. तो आइए थर्ड ऑप्शन पे. अगर मानिए आप बनाना तो चाहते हैं कंपनी, पर आपके पास कोई बंदा ही नहीं, आप अकेले हो, तो आप उदास ना हो, आप 1 पर्सन कंपनी बना सकते हो अकेले. पर हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या बोला था? पब्लिक कंपनी के लिए यू नीड एटलीस्ट 7 पीपल. इसलिए फॉर दैट रीजन कभी भी 1 पर्सन कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होगी. 1 पर्सन कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी ही होगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए ही चाहिए आपको. अगर 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो इट हैज टू बी अ प्राइवेट कंपनी. इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. What about others? समझ में आ रहा है बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. रेस्पॉन्ड करते रहो बच्चे, सब लोग रेस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, ये तो हो गया बेसिक बातें. ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि अगर रोड चलते बंदे से भी पूछोगे तो उसे पता होगा. ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में कि अब लॉ स्टूडेंट होने का क्या फायदा है. अब हमको अगली जो चीज पूरी करनी है, हमको क्या बनाना है? आप सबको याद होगा, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कल, एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं क्या? मेमोरेंडम, है ना? कोई बता सकता है मेमोरेंडम क्या है बच्चे? याद है किसी को? व्हाट इज अ मेमोरेंडम? Yes, sir. It is a legal document in which all the information related to a company is mentioned, their relationship, character, formation, and any alteration, all these things. और अगर मैं बोलूं आपको मेमोरेंडम को एक लाइन में बताना है कि मेमोरेंडम क्या है, तो कोई बता सकता है? एक शब्द में, इनफैक्ट एक लाइन छोड़िए, एक शब्द. Constitution of the company. परफेक्ट. मेमोरेंडम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. मतलब जैसे हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना वो इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से पूरा कंट्री चल रहा है, वैसे ही मेमोरेंडम एक वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से पूरी कंपनी चलती है. तो अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको मेमोरेंडम बनाना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस मेमोरेंडम में आपको अपने नेम्स लिखने हैं. अपने नेम्स लिखने हैं. किसके नेम लिखने हैं? जो भी कंपनी बना रहे हैं. अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 7 से ज्यादा लोग जो भी हैं सबके नेम्स लिखे जाएंगे. अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं 1 2 3 4 व्हाटएवर, सबके नेम्स हमको मेमोरेंडम में लिखने पड़ेंगे दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट है.
जो भी व्यक्ति कंपनी फॉर्म कर रहा है, जो भी पर्सन्स कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, दे हैव टू पुट देयर नेम्स इनटू द मेमोरेंडम। उन्हें मेमोरेंडम में अपना नाम डालना ही डालना है। दिस इज अ प्रीरिक्विजिट। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते कि मुझे कंपनी बनानी है बट मेमोरेंडम में अपना नाम नहीं डालूंगा, नहीं। ठीक है। और अगर 1 पर्सन कंपनी है, इट इज द सेम सिनेरियो, बट 1 पर्सन कंपनी के साथ एक स्पेशल सिनेरियो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाकी कंपनियों में तो अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं, पब्लिक कंपनी है उसमें 7 या 7 से ज्यादा लोग हैं, तो अपना नाम लिख दें, ये इतना ठीक है, सफिशिएंट है। बट मानिए अगर 1 पर्सन कंपनी है तो वहां पे एक ही आदमी का नाम आएगा, है ना, मेमोरेंडम में। पर बच्चे सोचो, अगर उस आदमी की डेथ हो जाए तो। और हमने कल ही पढ़ा था व्हाट इज अ कंपनी। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। जरूरी तो है नहीं कि उस कंपनी के मेंबर के साथ वो कंपनी भी मर जाए, क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो अगर वो व्यक्ति मर जाएगा जो 1 पर्सन कंपनी वाला है, तो फिर उस कंपनी का क्या होगा? वो तो अनाथ हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पब्लिक कंपनी में 7 लोग बैठे हैं, एक मरेगा तो दूसरा देख लेगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा देख लेगा। सेम इज विद द प्राइवेट कंपनी, एटलीस्ट 2 तो हैं ही। बट 1 पर्सन कंपनी में अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? इसलिए 1 पर्सन कंपनी के केस में आपको अपने मेमोरेंडम में ना केवल अपना नाम डालना है, जो व्यक्ति कंपनी बना रहा है उसको तो नाम डालना ही डालना है, उसके साथ साथ वो आदमी एक दूसरे आदमी को, आदमी का मतलब दूसरे पर्सन्स को नॉमिनेट भी करेगा। मतलब अगर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो उस कंपनी का, उसको मतलब उस पहले वाले पर्सन को रिप्लेस कर देगा जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी अनाथ नहीं होगी। ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी के केस में जो नाम लिखना है वो खुद का तो नाम लिखना ही लिखना है, उसके साथ साथ एक नॉमिनेशन भी देना है। बट नॉमिनेशन हमेशा जिसका दे रहे हो उसकी कंसेंट लेके देना है, उसके साइन वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आई है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब आगे वही नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब ये सारी चीजें आप पूरी कर लो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी का, है ना। पर रजिस्ट्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये तो बता दिया कि आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो या प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, ये भी तो बताना है कि क्या आप अपने मेंबर्स की लायबिलिटी को लिमिट करना चाहते हो या नहीं। किस टाइप की कंपनी बना रहे हो? लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है लायबिलिटी की मेंबर्स के। कौन सी वाली कंपनी बनाओगे? जो हमने कल डिस्कस की थी ये 3 कंपनियां, तो इनमें से भी तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी बना रहे हो तो मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा यस वी आर लिमिटिंग आवर लायबिलिटी। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये आपका टेस्ट है, बताओ बच्चे, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या लिखना पड़ेगा मेमोरेंडम में? कैसे लिमिट करेंगे लायबिलिटी को? याद करो। सर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे। लिमिटेड बाय गारंटी की कंपनी बना रहे हो तो आपको मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कितना स्पेसिफिक अमाउंट, एक्स अमाउंट ऑफ मनी, उतने अमाउंट तक हम अपनी लायबिलिटी लिमिट करते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। बट अगर वही कंपनी हम लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहे हैं तो बताइए क्या लिखेंगे मेमोरेंडम में? Sir, members are only liable to that shares which he purchased. परफेक्ट। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स बना रहे हैं तो मेमोरेंडम में लिखेंगे कि जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो कहां तक लिमिटेड है, जितने शेयर्स उनके पास हैं, जो वो होल्ड करते हैं वो ले लो अपने शेयर, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। तो अगर ये लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो दोनों चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर अनलिमिटेड कंपनी बना रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल से लिख दो आर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पर ऐसा बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। ज्यादातर आप याद करो, जितनी भी कंपनीज आपने लाइफ में देखी हैं, ज्यादातर आप देखते हो क्या, ये शब्द लिखे हुए, नाम के बाद आता है लिखा हुआ pvt.ltd। एलटीडी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? लिमिटेड। लिमिटेड। अब वो कौन सी वाली लिमिटेड है वो पता लगाने के लिए तो आपको उसका मेमोरेंडम देखना पड़ेगा। बट बाय दिस टर्म यू नो दैट द लायबिलिटी ऑफ द पीपल, ये जो लोग हैं जिनकी कंपनी है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, या तो किसी अमाउंट पे होगी या फिर शेयर्स पे होगी।
ठीक है, तो ये है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का बेसिक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अगर किसी को कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो बच्चे तो मेरे को यहीं पे आप रोक लेना, बहुत बेसिक है ये, तो हमको क्लियर करना ही करना है 100%। सबसे पहली चीज कंपनी बनाने के लिए पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, और नोट्स बना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, क्लास नोट्स नहीं मिल पाएंगे आप लोगों को, आपको क्लास नोट्स यहीं बनाने हैं, बट मैं स्पीड अपनी स्लो रखूंगा जिससे आप अपना बिल्कुल टाइमली बना सको उसको, ठीक है। तो लॉफुल पर्पस होना चाहिए, लिख लो अगर आप लिख रहे हो तो, वैसे रिकॉर्डिंग तो रहेगी। 7 या 7 से ज्यादा लोग होने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, अगर 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो वो भी पॉसिबल है, बट इट हैज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। ये सारी चीजें लिख लेना। उसके बाद आपको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, और उस मेमोरेंडम में सबसे पहली चीज आपको नाम लिखने पड़ेंगे। किसके नाम लिखने पड़ेंगे? जो लोग कंपनी बना रहे हैं, बट अगर वो 1 पर्सन कंपनी है तो उस पर्सन का तो नाम लिखना ही लिखना है, उसके साथ नॉमिनेशन भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मेमोरेंडम में ये भी लिखना पड़ेगा कि लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर लिमिटेड बाय शेयर है। बताइए इसमें से कोई भी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? सबको क्लियर है? 100% यस बोल दीजिए अगर क्लियर है सबको तो। यस Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। आ जाइए दूसरे पार्ट पे, फॉर्मेशन के मेमोरेंडम। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, ये बार बार हमारे सामने आ रहा है, आप देख रहे हो बार बार आ रहा है, कल भी आया था, अभी आया था, पिछली स्लाइड में फिर आ गया। इसकी वजह यह है दोस्तों, यही है जो कुछ है। कोई भी कंपनी, क्या बताया था, मेमोरेंडम क्या है? जो कंपनी का कैरेक्टर बताता है, नेचर बताता है, पर्पस बताता है। तो लिखित तौर पे कंपनी क्या है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कंपनी क्या है, वो कहां से पता चलता है? मेमोरेंडम से। तो फॉर्मेशन की ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है फॉर्मेशन की, उसमें मेमोरेंडम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कैसी भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, आपको लिखना कहाँ है? लिखना तो मेमोरेंडम में ही है ना। तो मेमोरेंडम होना बहुत जरूरी है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेमोरेंडम में आपको नेम्स लिखने पड़ते हैं किन लोगों के जो कंपनी बना रहे हैं, उसके अलावा क्या लिखना पड़ता है? अब आपको अपनी कंपनी को नाम भी तो देना पड़ेगा। अब जैसे मेरा नाम अभिनव है, बट मेरी जो ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है इसका नाम लौशाला है ना। तो आपको अपनी कंपनी का भी नाम देना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हो, मानो एबीसी दे दिया, है ना, एबीसी दे सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। उस नाम के आगे आप क्या लिखोगे? लिमिटेड। ये लिमिटेड हर केस में लिखोगे या फिर कब लिखोगे लिमिटेड? बताओ लिमिटेड कब लिखा जाएगा? सर जो पब्लिक हो, पब्लिक हो और साथ साथ जब लाइबिलिटी लिमिटेड कर रखी हो मेंबर्स की। परफेक्ट। नाम आएगा अगर पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड कर रखी है, तो खाली लिमिटेड लिखा होता है हमेशा। मैं बता रहा हूं, अब देखना एग्जांपल्स देखना गूगल पे कंपनियों के। अगर कोई कंपनी पब्लिक है और लायबिलिटी लिमिटेड है तो खाली एलटीडी लिखते हैं, पर अगर कंपनी प्राइवेट है और लायबिलिटी भी लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। कभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखते दोस्तों, पब्लिक इंप्लाइड होता है। नाम लिखते हैं, अगर आप देखो किसी कंपनी का नाम ए बी सी एलटीडी, अगर ये किसी कंपनी का नाम है तो बच्चे कोई बता सकता है ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड Private. कंपनी है? ये Sir, प्राइवेट। Public है because there's just LTD. ये एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, क्योंकि खाली एलटीडी लिखा हुआ है। पब्लिक में कभी भी पब्लिक नहीं लिखते, कंपनी का नाम आता है, फिर उसके बाद अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो एलटीडी आ जाता है। बट अगर ये लिखा हो ए बी सी पीवीटी डॉट एलटीडी, अगर ये लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड कंपनी है। पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नाम के बाद सीधे एलटीडी लिखा हुआ है, मतलब वो पब्लिक कंपनी। बताया था किसी ने आपको आज तक ये बात? no sir. अच्छा ठीक है,
तो नाम वाली बात आप समझ गए, ठीक है। अब दूसरी बात आपको मेमोरेंडम में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आपकी जो कंपनी है उसका, कंपनी आप खोल रहे हो तो उसका ऑफिस भी तो होना चाहिए, हेड ऑफिस होगा कहीं ना कहीं। वो जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और उसमें आपको स्टेट, कौन सी स्टेट में है वो लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। तो नाम के बाद सेकंड चीज क्या लिखते हो आप, लोकेशन। लोकेशन किसकी, अपने हेड ऑफिस की। अब देखो बड़ी कंपनी है तो जो आपके आउटलेट्स होंगे वो तो अलग अलग जगह होंगे, दिल्ली में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, मुंबई में भी होगा, है ना। तो कितने एड्रेस लिखोगे, आपको एड्रेस हमेशा किसका लिखना होता है मेमोरेंडम में, अपने हेड ऑफिस का, ठीक है। हेड ऑफिस आपका कहाँ पे लोकेटेड है, उस स्टेट का नाम लिखना होता है, ठीक है। और तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मेमोरेंडम का, आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने पड़ते हैं, आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, कि आपने ये जो कंपनी बनाई है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अब मानिए कोई एप्पल है, जैसे एप्पल क्या लिखेगी अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट्स में, क्या लिखेगी, मोबाइल बनाना है, मोबाइल सेल करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है ना, प्ले स्टोर सर्विस, प्ले स्टोर नहीं, एप्पल स्टोर डिजिटल सर्विसेज देनी है, आईट्यून्स डिजिटल म्यूजिक सप्लाई करना है, ये सारी चीजें अपने ऑब्जेक्ट्स में लिखेगा। ऐसे अगर कोई कंपनी है जो मानिए ऑटोमोबाइल्स है, मानिए हुंडई है, ठीक है, हुंडई अपने क्या लिखेगी ऑब्जेक्ट्स में, वो गाड़ी बनाएगी, ठीक है, गाड़ी बनाएगी, गाड़ी के पार्ट्स बनाएगी, टायर बनाएगी, ठीक है। तो जो जिस जिस चीज से डील करेगी कंपनी, वो सारी चीजें आपको ऑब्जेक्ट्स में लिखनी पड़ती हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ऑल्टरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानिए आपने 4 चीजें लिख दी पर 5वीं चीज लिखना भूल गए, या आगे जाके रियलाइज हुआ यार हम ये भी तो कर सकते थे, है ना। उसमें चेंज करने के लिए आपको सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था मेमोरेंडम को चेंज करना आसान नहीं होता, क्योंकि अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करना कितना मुश्किल है, वैसे ही मेमोरेंडम को चेंज करना मुश्किल होता है। तो ऑब्जेक्ट्स में जब भी आप लिखो, बनाओ अपनी कंपनी, उसके ऑब्जेक्ट्स को बहुत सोच समझ के ध्यान से बनाना, और फ्यूचर का सोच के बनाना, प्रेजेंट को सोच के नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स लिखते हो आप अपने मेमोरेंडम में। फिर उसके बाद वही वाली बात, लायबिलिटी लिखते हो अपने मेंबर्स की। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी जिस सेंस में लिखा हुआ है और पिछली स्लाइड में जिस सेंस में लिखा हुआ था, दोनों में फर्क है। क्या है, पिछली स्लाइड में जब हम लायबिलिटी की बात कर रहे थे वो कंपनी की लायबिलिटी की बात कर रहे थे, कि कंपनी की जो लायबिलिटी है या कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो किसी स्पेसिफाइड अमाउंट पे लिमिटेड है, या शेयर्स पे लिमिटेड है, या अनलिमिटेड। बट यहाँ पे इस पॉइंट में जब हम लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिखते हैं, तो जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, मानिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो मानिए 3 मेंबर्स हैं, तो उनकी इंडिविजुअल लायबिलिटी क्या है। जरूरी थोड़ी ना सबकी इक्वल लायबिलिटी हो सकता है ये बंदा 20 लाख लगा रहा हो सकता है ये वाला 60 लाख लगा रहा हो सकता है वो 40 लाख लगा रहा हो। तो उनकी लायबिलिटी विल बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंपनी। जितना पैसा वो लगा रहे हैं कंपनी में उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी होगी। तो ऑब्जेक्ट्स के जस्ट बाद आप एक पॉइंटर्स में लिखोगे कि कौन कौन मेंबर्स हैं और उनकी क्या क्या इंडिविजुअल लायबिलिटीज है, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी है मेंबर्स की, उसको आप किस तरीके से एंश्योर कर रहे हो, गारंटी से या शेयर से। यहाँ पे वही सेंस है, गारंटी से तो मतलब कल को अगर कंपनी डूब जाती है, मानिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 पार्टनर्स हैं, 3 लोग हैं जो कंपनी बना रहे हैं। एक ने दिए 40 लाख रुपए, ठीक है, एक ने दिए 30 लाख रुपए, है ना, और एक ने दिए 50 लाख रुपए। इन 3 लोग हैं, इन 3 लोगों का मन है कि हम इतने इतने पैसे 1 करोड़ 20 लाख की कंपनी बनाने जा रहे हैं, और इतना इतना हम रेस्पेक्टिव अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। ये तो होगी इनकी लायबिलिटी। अब ये चूज करेंगे कि इस लायबिलिटी को वो किस तरीके से एंश्योर करना चाहते हैं। अब कल को अगर कंपनी डूब गई, नहीं चल पाई, उस पर उधार हो गया, तो कैसे कैसे पे करा जाएगा। एक तो ऑप्शन है कि पहला वाला पर्सन कह दे कि अगर कंपनी डूब गई तो मैं अपने 40 लाख रुपए दे दूंगा, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 40 लाख रुपए की मेरी जिम्मेदारी। दूसरा कह दे 30 लाख की मेरी जिम्मेदारी, तीसरा कह दे 50 लाख की मेरी जिम्मेदारी। एक तो ये तरीका है, और इसको बोलेंगे लिमिटेड बाय गारंटी, और ज्यादातर यही होता है। पर यह भी हो सकता है, ये कहते हैं हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, इनको शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और जो मेरी लायबिलिटी होगी बस उतनी ही होगी जितने शेयर्स मेरे पास है। मानिए कि एक एक शेयर बनाया इन लोगों ने 1 लाख रुपए का, एक शेयर इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, एक शेयर बनाया 1 लाख रुपए का। टोटल यहाँ पे कितने हैं, इसके पास 40 लाख है, इसके पास 30 लाख है, इसके पास 50 लाख है, मतलब इसके पास 40 शेयर हैं, इसके पास 30 शेयर हैं, इसके पास 50 शेयर है। तो कल को कंपनी डूब गई तो ये जो इसके पास शेयर हैं 40, जिनकी वैल्यू 40 लाख है, वो इसको देने पड़ेंगे। इसके पास जो शेयर हैं 30 लाख के, वो इसको देने पड़ेंगे। इसके पास जो शेयर हैं 50 लाख के, वो इसको देने पड़ेंगे, और इसको बोलेंगे हम लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। समझ में आई कहानी? थोड़ा बहुत घुस रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? नो सर। बाकी बच्चे बताओ, सब बताओ, ये कहानी समझ में आई कि कहीं पे खो गए थे बीच में? सर क्लियर है। सर समझ आ गया। समझ आ गई, ठीक है। तो फिर लायबिलिटी के बाद लिख देंगे कि किस तरीके से वो अपनी लायबिलिटी को आगे चल के पूरा करेंगे। फिर वो वही वाली बात, अगर वो अपनी लायबिलिटी शेयर के तौर पे करना चाह रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि टोटल शेयर कैपिटल कितना है। शेयर कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। 1 करोड़ 20 लाख है हमारे वाले एग्जाम्पल में, तो उनको अपना टोटल शेयर कैपिटल बताना पड़ेगा। फिर ये भी बताना पड़ेगा ये जो शेयर कैपिटल है 1 करोड़ 20 लाख का, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ शेयर में डिवाइड किया है। क्योंकि हमने अपना एक शेयर 1 लाख रुपए का रखा था, तो हमारे एग्जाम्पल में कितने शेयर्स हो जाएंगे, कितने शेयर्स हो जाएंगे, कोई बता सकता है? 120। 120, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120। और उसके बाद लास्ट बताएंगे कि जो ये 3 मेंबर्स हैं इनमें से किसने कितने शेयर लिए हैं। हमारे एग्जाम्पल में पहले मेंबर ने 40 शेयर लिए हैं, दूसरे वाले ने 30 लिए हैं, तीसरे वाले ने 50 लिए हैं। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों हमको अपने मेमोरेंडम में लिखनी होती है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर मुझे बताना अगर आपको कोई इश्यू है तो। पहला, कंपनी का नाम सोचना पड़ेगा। सबसे टेंशन की प्रक्रिया ये है, बहुत समय लगता है, बहुत दिमाग खाना पड़ता है। ठीक है, कंपनी का नाम सोचेंगे, और अगर अगर पब्लिक कंपनी है और लिमिटेड है तो एलटीडी लिख देंगे नाम के आगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो पीवीटी एलटीडी लिख देंगे। फिर उसके बाद अपना हेड ऑफिस खोलना पड़ेगा, और उस हेड ऑफिस की लोकेशन बतानी पड़ेगी कि वो कौन से स्टेट में है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे कि कंपनी बनाई है तो क्यों बनाई है, क्या करेगी ये कंपनी। उसके बाद बताएंगे कि ये जो मेंबर्स हैं इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है या नहीं है। उसके बाद बताएंगे कि इंडिविजुअल मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, अगर लिमिटेड है तो स्पेसिफाइड अमाउंट पे लिमिट है या शेयर्स पे लिमिटेड है। अगर शेयर्स पे लिमिटेड है तो टोटल शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, टोटल शेयर कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइड किया गया है, और जितने शेयर्स में डिवाइड किया है उसमें से किस मेंबर्स ने कितने शेयर लिए हैं। ऑल क्लियर? यस सर। सर। Yes, sir. कठिन लग रहा है अब कंपनी लॉ? नो सर। नो सर। नहीं लग रहा तो लगता है। चलो अभी मेमोरेंडम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 4 पॉइंट्स और है। अब वही वाली बात जो मैंने बोली अभी, सबसे जो सरदर्द वाली चीज है वो है कंपनी का नाम सोचना। ठीक है, आप कभी सोचिएगा, कभी बिजनेस करेंगे लाइफ में तो सोचेंगे कि क्या नाम रखें। आपके पापा मम्मी कह देंगे कि सिद्धि विनायक रख लो, अगर हिंदू फैमिली से हो आप तो शंकर रख लो, और ये रख लो और वो रख लो। आप कहोगे नहीं नहीं मॉडर्न नाम रखेंगे कुछ, है ना। तो वो सबसे बड़ा टेंशन का काम है। वो टेंशन का काम आपके दिमाग के लिए भी है, बट उसके बाद भी प्रोसेस है। मानिए आपने कोई नाम डिसाइड भी कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि आपका जो नाम है, जो आपने नाम सोचा है, कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है, कहीं आप बदमाशी तो नहीं दे रहे। पता चला आपने मोबाइल की कंपनी निकाली और आपने उसका नाम एप्पल रख दिया, या फिर बैप्पल रख दिया, या फिर कैप्पल रख दिया, है ना। सैमसंग की जगह आपने टेमसंग रख दिया, सोनी की जगह आपने पोनी रख दिया, है ना। तो आपका नाम अगर मिसलीडिंग है तो दिक्कत हो जाएगी, आपका मेमोरेंडम रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मानिए आपका नाम मिसलीडिंग तो नहीं है बट ऑब्जेक्शनेबल है, आपने कुछ ऐसा नाम रख दिया मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न बनने के चक्कर में आपने कुछ खतरनाक सा नाम रख दिया, मैं बोल नहीं सकता बट आप समझ जाओ, आपने कुछ खतरनाक सा नाम रख दिया, तो वो भी फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
या फिर आपने कुछ ऐसा नाम रख दिया जिससे मानिए कि आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया जनगण मन, वो डायरेक्ट एफिलिएशन दिखा रहा है गवर्नमेंट से, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी एक ऑब्जेक्शनेबल नेम हो जाएगा। तो आप जब नाम सोचोगे अपनी कंपनी का, आपको इन दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके लिए एक प्रोसेस है, बच्चे अगर रजिस्टर लेके बैठे हो तो उसको लिख लेना, ठीक है। जब आप अपना मेमोरेंडम में अपना नाम लिखते हो और रजिस्ट्रार के पास जाते हो, तो रजिस्ट्रार आपको 60 डेज की विंडो देता है, 60 दिन की विंडो देता है कि अच्छा आप ये नाम लेके आए हो, 60 दिन के लिए आपका ये नाम मैंने रिजर्व कर दिया है, मतलब और कोई ये कंपनी नाम का कंपनी नहीं खोल रख पाएगा तब तक, 60 दिन के लिए आपका नाम बुक्ड है हमारे पास, ठीक है, रिजर्व्ड है हमारे पास, ठीक है। अब मानिए इस 60 दिनों के बीच में ये पाया गया कि आपका नाम मिसलीडिंग था या फिर ऑब्जेक्शनेबल था, और ये भी पता चला कि आपको पता था कि वो नाम मिसलीडिंग है, ऑब्जेक्शनेबल है, तब भी आपने बदमाशी देके जबरदस्ती रजिस्टर कराने की कोशिश करी है, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो आप पे 1 लाख रुपए तक का दोस्तों फाइन लगा सकता है। इसको कंफर्म कर लेना अमाउंट को, बट जितना मेरे दिमाग में आ रहा है 1 लाख रुपए तक का फाइन है, ठीक है, अगर आप बदमाशी कर रहे हो। बट मानिए कि बोनाफाइड मिस्टेक थी, तो 3 महीने देगा आपको रजिस्ट्रार, 3 महीने देगा कि आप अपना नाम बदल लो, ये मिसलीडिंग नाम है, कोई दूसरा नाम सोच के लाओ, ऑब्जेक्शनेबल नाम है, दूसरा नाम सोच के लाओ। तो 60 दिन के लिए रिजर्व हो जाता है और 3 महीने तक का मौका मिल जाता है नाम बदलने का, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है मेमोरेंडम वाली, ये कोई हमारे रजिस्टर के कागज पे नहीं होती, इसके स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रार देता है। हमको मेमोरेंडम बनाने के लिए 5 फॉर्म्स की जरूरत होती है, उनके नाम है फॉर्म्स नंबर ए, फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर सी, फॉर्म नंबर डी और फॉर्म नंबर ई। ये 5 फॉर्म भरे जाते हैं जिनको मिला के हम बोलते हैं दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। तो अगला पॉइंट था कि जो आपने नाम डिसाइड किया है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, आपका नाम 60 दिन तक रिजर्व कर लेता है रजिस्ट्रार, और उसके बाद 3 महीने का मौका मिल जाएगा, और आपको कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, ए बी सी डी और ई। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए बच्चे, चारों पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो चीजें आप कवर कर रहे हो ना, आपको तो लग रहा है कि ये तो बड़ा इजी है, ये पता है सबसे कठिन पार्ट चल रहा है कंपनी लॉ का, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे कठिन पार्ट चल रहा है अभी, जिससे बच्चा डरता है सबसे ज्यादा। अगली चीज जो हमको कंपनी बनाने के लिए चाहिए होती है, कंपनी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है, उसका नाम है दोस्तों आर्टिकल्स, और ये हमारे सेक्शन 5 में दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल्स क्या चीज है, मेमोरेंडम समझ लिया तो आर्टिकल्स भी समझ लेंगे। अब सबसे पहला सवाल है कि आर्टिकल होता क्या है और ये मेमोरेंडम से डिफरेंट क्या है। तो मैंने मेमोरेंडम को क्या नाम दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मैं आर्टिकल्स को क्या नाम दे रहा हूं, यूजर मैनुअल। लिख लो इसको, याद आ जाएगा देखते ही, एग्जाम में लिख देना पता नहीं, बट याद रखने के लिए तो लिख ही लो, यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल का मतलब क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, आप टीवी खरीद के लाते हो, कुछ भी चीज खरीद के लाते हो, उसके साथ एक बुकलेट आती है छोटी सी, उस बुकलेट में आता है कि इस जो भी आप प्रोडक्ट खरीद के लाए हो उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। जो कंपनी है ना, कंपनी की वो बुकलेट आर्टिकल्स होती है। उस बुकलेट को खोलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनी चलती कैसी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेमोरेंडम देखोगे तो क्या पता चलेगा, ये कंपनी है क्या, ठीक है, किस बारे में है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका कैरेक्टर है। बट आर्टिकल्स देखोगे तो क्या पता चलेगा, ये कंपनी चलती कैसी है, फंक्शनिंग, फंक्शंस पे फोकस रहता है किसका, आर्टिकल्स का। तो इसको हम बोलते हैं यूजर मैनुअल ऑफ ए कंपनी। इसमें क्या क्या लिखा होता है, रूल्स लिखे होते हैं और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उनको इन दो चीजों की तो जरूरत होती है, इन दो चीजों के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स किस किस बारे में होते हैं, जैसे कि किसी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, जैसे कि ऑफिस टाइम्स क्या होंगे, लीव लेने का क्या प्रोसेस होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कब प्रमोशन होगा,
A to Z 1000 चीजें होती हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे होते हैं दोस्तों? आर्टिकल्स में। सब मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ, ये सारी डिटेल्स हैं, सारी डिटेलिंग वाला पार्ट है, ये कहाँ पे लिखा होता है? आर्टिकल्स में। तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्टिकल्स का, उसमें बताया जाता है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे। और अपॉइंटमेंट्स किसी एम्प्लॉय के नहीं, अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। जो लोग कंपनी चलाएंगे, जो डायरेक्टर बनेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे वोटिंग होगी, किसको वोट देने का अधिकार होगा, वो सारी चीजें। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने मेंबर्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ डिसीजंस लेगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वो सब कहां पे लिखा होगा? मेमोरेंडम में नहीं दोस्तों, आर्टिकल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पीछे बहुत लड़ाई होती है, वोटिंग राइट्स। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा कंपनी के हित में या कंपनी के खिलाफ, जो भी है फ्यूचर डिसीजन लिया जाएगा, वो उसमें किसका हक होगा वोट डालने का? वोटिंग राइट्स आर्टिकल्स में होता है। अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कंपनी के एसेट्स हैं, जैसे हमारी जो एबीसी कंपनी थी, उस पे क्या एसेट्स थे? 1,20,00,000 रुपए थे। उस एसेट्स का कैसे यूज किया जाएगा, कि कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, कहां पे एडवर्टाइजिंग होगी, कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, कितना पैसा एम्प्लॉइज की सैलरी में जाएगा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कितना पैसा मिलेगा सैलरी में, ये सारी चीजें, एसेट मैनेजमेंट की बात भी सब आर्टिकल्स में होती है। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बोर्ड मीटिंग। ये जो हमने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो ये डायरेक्टर्स हैं, ये कब मिलेंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे, रोज मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, 1 महीने बाद मिलेंगे। तो बोर्ड मीटिंग्स कब कब होंगी, कैसे होंगी, कितने लोग बैठेंगे। बोर्ड मीटिंग्स के साथ साथ जनरल मीटिंग कब होगी? जनरल मीटिंग मतलब जिसमें पूरी कंपनी के सारे मेंबर्स मिलकर बैठ सकेंगे। बोर्ड मीटिंग मतलब खाली जब डायरेक्टर्स बैठते हैं, और जनरल मीटिंग मतलब जब सब लोग मिलकर बैठते हैं। तो उसकी मीटिंग्स कब होंगी? और आखिरी पार्ट, एंट्रेंचमेंट। इस पॉइंट पे हमारा जो कंपनी एक्ट है वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है, एंट्रेंचमेंट। ध्यान से सुनिएगा और लिख लो अपनी किताब में। एंट्रेंचमेंट का दोस्तों मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें जिसमें चेंज करना बहुत मुश्किल है। मानिए कि किसी कंपनी ने ये सारी चीजें बनाई है, रूल्स रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, वोटिंग, एसेट्स, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ये सारी बातें दिख तो नहीं। अब इसके साथ साथ ये भी डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सी चीजें वो ऐसी रखना चाहते हैं जिसमें आसानी से कल को चेंज ना किया जा सके। मानो मेरी कंपनी है, मैं डिसाइड करता हूं कि बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो वोटिंग राइट्स वाला जो कॉलम है हमारे आर्टिकल्स में, मैं चाहता हूं इसको आसानी से ना बदला जा सके। इसके लिए कम से कम 75% वोट होने चाहिए, मेजोरिटी वोट्स होने चाहिए, व्हाटएवर। मैं किसी भी तरीके से हार्ड बनाना चाहता हूं इस चीज को चेंज करने को, या फिर एसेट मैनेजमेंट को चेंज करने को, या फिर अपॉइंटमेंट को चेंज करने को। तो मैं वहां पे इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, किसका? एंट्रेंचमेंट का। अगर मैं लिख देता हूं दैट दीज प्रोविजंस ऑफ माय आर्टिकल, ये पॉइंट्स मेरे आर्टिकल्स के मैं एंट्रेंच करना चाहता हूं, उसका मतलब है कि उनको चेंज करना आगे चल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिससे फायदा भी है, नुकसान है। फायदा ये है कि कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। कल को कोई डायरेक्टर चेंज हो गया तो बदमाशी नहीं कर पाएगा। खराब बात यह है कि कल को जरूरत हुई, जेन्युइन नीड आई, तो भी उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों दो धारी तलवार है, पर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन चाहें तो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। समझ में आया बच्चों आर्टिकल्स? थोड़ा बहुत कुछ, कोई कंफ्यूजन आया इन पॉइंट्स में अभी तक? No, sir. सबको क्लियर No, है? sir. यस यस बोल दो बच्चे, सब लोग, अगर सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। मेमोरेंडम के बाद दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो होता है आर्टिकल्स। इसको हम यूजर मैनुअल भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इसे यूजर मैनुअल क्यों बोलते हैं? इसमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं कि कंपनी चलेगी कैसे। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, जो एसेट्स हैं उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, बोर्ड मीटिंग कब, कैसे, क्यों होंगी,
जनरल मीटिंग कब कैसे क्यों होंगी, और अगर क्या कोई प्रोविजन है जिसको मैं एंट्रेंच करना चाहता हूं, ये सारी बातें दोस्तों आर्टिकल्स में लिखी होती। मेमोरेंडम के बाद अगर किसी कंपनी को आपको समझना है, सच में आप कोई कंपनी जॉब लगा करे ना, डायरेक्ट मत कूद जाया करो, उसका देखो मेमोरेंडम, देखो समझो कंपनी को, जानो और फिर डिसाइड करो कि आपके फायदे की भी है या नहीं है। ठीक है, तो मेमोरेंडम के देखने के बाद क्या देखना आप, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से आपको ज्यादा डिटेल पता चलेगी, क्योंकि कल को अगर जॉब करोगे तो ज्यादा चीजें ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं सर जी? सर ये बोलो। आर्टिकल्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ही है क्या? एक ही बात है बच्चे, एक ही बात है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, मेरी आदत है। ओके सर। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब हम जब सब लोग साथ आ रहे हैं उसके क्या आर्टिकल्स हैं, सेम थिंग। ओके, चलो बढ़ जाऊं आगे। Yes, sir. ठीक है, जो लास्ट सेक्शन है हमारे आज के लेक्चर का, मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा हैवी रखूं आप लोगों के लिए, तो आर्टिकल 6 जो है बहुत सिंपल है, इजी सा है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम समझते हैं, देखो हम अभी तक किस किस चीजों को समझ गए हैं। 3 चीजें हमारे सामने अभी तक आई हैं। एक आया है मेमोरेंडम, है ना, एक आ गए आर्टिकल्स, तीसरी सी चीज क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के लिए, कंपनी बनाने के लिए? गेस करो। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, थर्ड पॉइंट जिसका ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी बनाने के लिए? Prospectus. नहीं। The Companies Act 2013. परफेक्ट, हाँ, कंपनीज एक्ट, जो जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट एक तीसरी ऐसी चीज है जिसको हमें ध्यान देना होगा। पर अब ये 3 डॉक्यूमेंट है, एक मेमोरेंडम है, एक आर्टिकल है, एक हमारा कंपनी स्टैट्यूट है। मानो इन तीनों में लड़ाई हो जाए तो फिर मेमोरेंडम कुछ कहे, आर्टिकल कुछ कहे और कंपनीज एक्ट कुछ कहे, तो इस लड़ाई में जीतेगा कौन, ये बताता है दोस्तों हमारा सेक्शन 6। ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मेमोरेंडम होता है वो क्या करता है, जो कंपनी है उसका नेचर और कैरेक्टर बताता है। जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं कि कैसे कंपनी चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनीज एक्ट है हमारा, वो क्या बताता है कि सारी कंपनियां इंडिया में कैसे चलेंगी। तो इन 3 जो मैंने स्टेटमेंट बोली, उसी से आपके दिमाग में कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी हमेशा चलेगी, जिसको कभी भी ओवरराइड नहीं करा जा सकता, वो है दोस्तों कंपनीज एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनीज एक्ट में लिखा है वो माना ही माना जाएगा। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के बाद, वो कंपनी का मेमोरेंडम होगा। मतलब जहां तक कंपनी, एक पर्सनल कंपनी की बात है, उसका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दोस्तों मेमोरेंडम होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद भी अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी की जो चीजें हैं, वो सब आती हैं लास्ट में। तो क्या स्टैंडर्ड है? नंबर 1 कंपनीज एक्ट, नंबर 2 मेमोरेंडम, नंबर 3 आर्टिकल्स, नंबर 4 डॉक्यूमेंट। और इनको ऐसे क्यों लिखा गया है? कोई भी चीज जो कंपनी में लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, वो सुप्रीम है। अगर उसका कोई भी चीज है मेमोरेंडम का जो कंपनीज एक्ट से कंफ्लिक्ट करता है, उसको हटाना ही पड़ेगा। सेम विद आर्टिकल, सेम विद अदर डॉक्यूमेंट्स। पर मानिए कोई ऐसी चीज है जो मेमोरेंडम में लिखी हुई है और आर्टिकल्स में उसकी अपोजिट चीज लिखी हुई है, क्योंकि मेमोरेंडम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो आर्टिकल्स में जो अपोजिट चीज लिखी हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। सेम विद दिस। तो ये हायरार्की जो है, ये इंपॉर्टेंस भी बताती है, और एक दूसरे के ऊपर जो ओवर पावरिंग नेचर है इनके रिलेशनशिप का, वो भी बताती है। जो चीज इसमें लिखी है ये सब मानेंगे, जो ये चीज इसमें लिखी है वो ये दोनों मानेंगे, जो चीज इसमें लिखी है वो ये मानेंगे, जो चीज इसमें लिखी है वो भगवान मानेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चे? ये हायरार्की समझ में आ Yes, गई? sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब बच्चे आज हम अपना केस देखते हैं। केस के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है केस पढ़ाने में। ठीक है, पहला केस है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैं समझता हूं, पर
मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाऊं, कुछ अलग तरीके से समझाऊं, ठीक है। केस का नाम है दोस्तों सलोमन वर्सेस सलोमन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की पहले कहानी सुनो, केस की कहानी सुनो, फिर हम देखेंगे कि लॉ वाला एस्पेक्ट क्या है। एक कंपनी बनाई जाती है दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का 1892 में, ठीक है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, दोस्तों किसी भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है, क्योंकि वही कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम था एरोन सलोमन, ठीक है। इस व्यक्ति के पास इस कंपनी के 20,000 शेयर थे, 20,000 शेयर थे इस कंपनी के, जो 1892 में बनी थी। और शेयर के साथ साथ इनके पास 10,000 डिबेंचर्स भी थे। अब डिबेंचर्स क्या होता है वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस देख लो मैं जो बोल रहा हूं। एरोन सलोमन नाम का बंदा है, इसके पास 20,000 तो शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होते हैं वो आप समझ गए हो अभी तक। 10,000 डिबेंचर्स भी हैं। इसके अलावा कंपनी में इसकी वाइफ है, खुद की वाइफ है, इसकी डॉटर्स हैं और 4 बेटे हैं वो हैं। और ये बाकी के लोग मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स नहीं है, मेंबर्स हैं। और इन सब के पास एक एक शेयर है बस। इसके पास 20,000 शेयर है, इन सब के पास 1 ईच, ठीक है। जैसे बच्चों को नहीं एक एक टॉफी दे देते हैं, वही टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। तो फिर से बता रहा हूं, एक कंपनी है 1892 में इनकॉर्पोरेट होती है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एरोन सलोमन, जिनके पास 20,000 शेयर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स है। उसके अलावा इसमें वाइफ है, उनकी डॉटर है, 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, ये सारे लोग मेंबर्स हैं और सबके पास 1 शेयर है। ये दोस्तों हो गया कंपनी का स्ट्रक्चर। हमने कंपनी को समझ लिया। अब हुआ क्या, अब कंपनी बच्चों चल नहीं पाई। बनाई तो बड़े जोश में थी, पर कंपनी फेल हो गई 1 ही साल के अंदर। और कंपनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, वाइंडिंग अप करनी पड़ती है, खत्म करनी पड़ती है। और वाइंडिंग अप होती है तो देखते हैं कि कितनी लायबिलिटी है, कितने असेट्स हैं। तो जब सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, सारा उधारी, सारा मुनाफा, जो सारी चीज थी, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल लायबिलिटीज निकल के आई वो दोस्तों 17,000, आई थिंक ये पाउंड्स थे, मेरा अंदाजा है, क्लियर कर लेना, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी की निकल के आई वो थी 17,000 की लायबिलिटी। और कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 6,000 के। एसेट्स मतलब उनका बिल्डिंग, उनका फर्नीचर, जो सामान था, सब कुछ बेचने के बाद हाथ में आया 6,000 रुपए। ये 6,000 जो भी है 6,000 पाउंड है। लायबिलिटी है 17,000 पाउंड की। तो आप क्या देख रहे हो, क्या गैप है, असेट 6,000 है, लायबिलिटी 17,000 है, तो बीच में गैप कितना है, 11,000 का। 11,000 कहीं से लेके आने, क्योंकि 11,000 की लायबिलिटी ज्यादा है। अब लायबिलिटी है किस किस की तरफ ये देखते हैं। 10,000 की जो तो लायबिलिटी सीधी सीधी किसके फेवर में है, उसी बंदे के फेवर में, एरोन सलोमन, वही बंदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, जिसके 20,000 शेयर थे, 10,000 डिबेंचर थे, उसी की तरफ क्रेडिटेड है सलोमन। मतलब सलोमन ने उधार दिया था कंपनी को, कितना, 10,000 पाउंड का। तो 10,000 पाउंड तो इसी बंदे को देने हैं कंपनी को। और 7,000 इसके अलावा अलग क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या कहानी यहां तक पहुंची है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, टोटल लायबिलिटी 17,000 की निकल के आई है, असेट्स 6,000 के हैं, जो लायबिलिटी है उसमें से 10,000 सलोमन को ही देने हैं और 7,000 बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मैं बताता हूं, मैंने आपको बताया था जो एरन सोलोमन बंदा था उसके पास 20,000 शेयर थे, 10,000 डिबेंचर्स थे। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 2 का 30th पॉइंट डिबेंचर को डिफाइन करता है। और डिबेंचर कुछ नहीं है दोस्तों, डिबेंचर एक एविडेंस है, किस चीज का, उधारी का, डेप्ट का। जब भी कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो जिसको उधार दिया है अगर वो कंपनी है तो वो रिटर्न में आपको क्या देती है, डिबेंचर। तो अगर किसी के हाथ में डिबेंचर है वो ये प्रूफ है कि उसने उधार दिया हुआ है उस कंपनी को। ठीक है, तो डिबेंचर इज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट। अब इस डेप्ट का नेचर दो तरीके का हो सकता है।
कुछ डेट्स का नेचर होता है कि वो प्रॉपर्टी पे चार्ज बन जाते हैं, ठीक है, कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज बन जाते हैं। चार्ज बन जाने का मतलब यह है कि वो कंपनी वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती जब तक ये उधार चुकाया नहीं जाएगा। एक तो इस तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं, एक सिंपल डिबेंचर्स हो सकते हैं, मतलब वो चार्ज नहीं है किसी के ऊपर, पर हाँ वो उधारी का एविडेंस तो है, ठीक है। और तीसरी बात, जिसके पास भी डिबेंचर्स होते हैं, क्योंकि उसके पास एविडेंस है, वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है। उसको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब वो सुरक्षित है, उसको अपना पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये उधारी का एक प्रूफ है, एविडेंस ऑफ डेट है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये चार्ज भी हो सकते हैं किसी कंपनी के एसेट पे, चार्ज नहीं भी हो सकते हैं। और इनको क्या बोलते हैं जो होल्ड करता है डिबेंचर को? सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट क्लियर है? सर एक बार Yes, sir. सेकंड वाला फिर से। कौन सा वाला फिर से बच्चे? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है, मुझे लग ही रहा था। चार्ज का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। बच्चे देखो, एग्जाम्पल देके बताता हूं। मानिए मैं, आप मेरे पास आते हो, आप में से कोई भी आता है और बोलता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। मैं कहता हूं ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, बट मेरे को प्रूफ क्या है? मैं कहूंगा कि मेरे आपका जो घर है फलानी जगह पे, उस पे मेरा चार्ज लगा दो, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना उस पे लिख दो कि 1 लाख रुपए मैंने अभिनव सर से उधार लिया है, और जब तक मैं अभिनव सर के 1 लाख रुपए वापस नहीं कर देता तब तक ये घर बेचा नहीं जा सकता। अगर ऐसा करने के लिए आप एग्री हो जाते हो तो मैं कौन बन गया दोस्तों? कौन बन गया मैं? ऐसा क्रेडिटर जिसका चार्ज है आपके घर के ऊपर। मतलब आप अपना घर नहीं बेच सकते, ना कोई व्यक्ति उस घर को खरीद सकता है जब तक मेरी उधारी नहीं चुकाई जाएगी। तो एक तरीके से मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया। मैं चिल हूं, कहाँ जाओगे भाग के? वो 50 लाख का घर है मेरा, उसके कोई 50 लाख का घर तो छोड़ नहीं जाएगा मेरे 1 लाख रुपए के चक्कर में, तो मैं सिक्योर्ड हो गया। वहीं अगर मैं आपसे कुछ ना लेता रिटर्न में, खाली आपसे कहीं दस्तखत करा लेता नॉर्मल सी चीजों पे, डॉक्यूमेंट्स पे, तो मेरा किसी चीज के ऊपर चार्ज नहीं होता और मेरे दिमाग में हमेशा डर रहता कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही जब कंपनी से डील किया जाता है तो वहां पे भी ये ऑप्शन होता है। अब मानिए जहां आप मुझसे उधार लेने आ रहे थे, वहीं कोई कंपनी मुझसे उधार लेने आ रही है। वही मानिए जो 1 करोड़ 20 लाख की हमने शुरू करी थी एबीसी कंपनी, वो मुझसे उधार लेने आ रही है, कह रही है कि हमें 10 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, आप हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे फेवर में डिबेंचर इश्यू कर दो 10 लाख रुपए के, मैं आपको दे देता हूं। पर डिबेंचर सफिशिएंट नहीं है, आप मेरा ये जो मैं उधार दे रहा हूं उसका चार्ज बना दो अपनी कंपनी के एसेट पे। कंपनी के एसेट पे मतलब आपकी जो भी मशीनरी है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी जो ऑफिस है, उस पे मेरा चार्ज लगा दो, ये डॉक्यूमेंट्स पे लिख दो। कहने का मतलब है जब तक मेरे 10 लाख रुपए वापस नहीं किए जाएंगे तब तक ये कंपनी को बेचा नहीं जा सकता है। तो अगर ऐसी बात पे कंपनी एग्री हो जाती है तो मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसपे 10 लाख के डिबेंचर तो है ही हैं, साथ साथ मेरा चार्ज भी है कंपनी की प्रॉपर्टी पे। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है। अब ये जो बंदा था एरोन सैलोमोन, ये बहुत चालाक था, बहुत चालाक था। इसके पास डिबेंचर तो थे ही थे 10,000, उसके साथ साथ इसने चार्ज भी कर रखा था प्रॉपर्टी पे। तो चार्ज वाले डिबेंचर थे, बेचा ही नहीं जा सकता जब तक इसका उधार ही नहीं चुकाओगे। ठीक है, तो ये होता है डिबेंचर का मतलब। डिबेंचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिर से, ये एविडेंस होता है डेब्ट का, ये चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बताता है। अब एक शब्द आया था अभी, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये थोड़ा सा कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वो लोग होते हैं जिनके पास चार्ज होता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी एसेट के ऊपर, जिनका चार्ज होता है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। जैसे एबीसी कंपनी को जब मैंने 10 लाख रुपए दिए और उन्होंने अपनी एसेट पे मेरा चार्ज बना दिया, तो मैं कौन बन गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। बट दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। ये वो लोग होते हैं जो उधार तो देते हैं पर इनका किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्योंकि इनका कोई चार्ज नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये हमेशा डरे हुए रहते हैं। और डरे हुए को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो ये होते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये बात क्लियर आ गई? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड समझ गए आप सब लोग?
Yes, sir. ठीक है, चलिए कहानी में वापस आ जाओ। क्या देखा था हमने? 10,000 जो डिबेंचर्स थे सैलोमन के, क्योंकि उसने चार्ज करा रखा था तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था। वहीं जो बाकी के जो लोग जो थे 7,000 वाले, जिनको 7,000 मिलने थे, क्रेडिटर जिन्होंने 7,000 का उधार दिया था कंपनी को, वो अनसिक्योर्ड थे क्योंकि उनका कोई चार्ज नहीं था। तो ये जो बाकी के जो लोग हैं ना, जिनको 7,000 रुपए पे करने थे, जिन्होंने उधारी दी थी 7,000 रुपए की कंपनी को, वो लोग कहने लगे अरे ये जो बंदा है एरोन सैलोमन, ये बहुत बदमाश कर रहा है। ये खुद ही तो मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी कंपनी का, इसने अपनी कंपनी को उधार भी दे दिया, अपने नाम पे डिबेंचर भी ले लिया, आज इसने 1 साल में कंपनी डुबा भी दी, क्योंकि इसी की कंपनी थी, इसके फैमिली के मेंबर थे और तो कोई बाहर का था नहीं। अब ये इस तरीके से हमको धोखा दे रहा है, हमारे 7,000 रुपए नहीं लौटा रहा, और जो कंपनी के एसेट्स हैं वो खुद ले रहा है सारे। मैंने अभी बताया ना, एसेट्स कितने हैं? 6,000 का। तो सैलोमन कह रहा है क्योंकि मैं एक सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, तो ये जो 6,000 रुपए के एसेट्स हैं वो मुझको मिलने चाहिए, इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं मिलने चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये कह रहे हैं नहीं, ये तो धोखा दे रहा है आपको, ये तो खुद अपने आप को उधार कैसे दे सकता है कोई भी व्यक्ति, इसी की कंपनी थी, इसी ने दे दिया, ये सब तो धोखाधड़ी हो रही है। ये जो 6,000 रुपए हैं हम लोगों में दे दो, हम बांट लेंगे। अब आप बताओ कौन सही है? सोचो क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले होना चाहिए। अगर हम मोरली सोचें तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. बट अगर हम लीगली सोचें तो वो बात गलत है। क्यों गलत है? हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में? कंपनी का मतलब क्या? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कंपनी सैलोमन की हो सकती है, पर सैलोमन और कंपनी एक बात नहीं है। तो पॉसिबल है कि सैलोमन कंपनी को उधार दे, और अगर वो सिक्योर्ड है, अगर उसने चार्ज क्रिएट किया है, तो कानून के तहत उसे वो पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कैसे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलोमन ही कंपनी है, कंपनी ही सैलोमन है। वो हाँ, प्रैक्टिकली वो बात ठीक है, झूठ नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बात है, पर लीगली वो बात गलत है। सैलोमन एक इंडिविजुअल है जो बस एक मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो क्रेडिटर भी था, जो शेयर भी होल्ड करता था, पर कंपनी अलग थी। सैलोमन कंपनी लिमिटेड वो एक अलग लीगल एंटिटी थी, कानून की नजर में उसकी अलग व्यवस्था है। वो फेल हो गई है, उसके जो एसेट्स बचे हैं वो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएंगे, ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों, सैलोमन केस जीत गया, और जिस वजह से जीता, जो हमने अभी ये बात डिस्कस करी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वाली, उसको बोलते हैं बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और इसका इतना सा मतलब होता है कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, उसके मालिकों से अलग। ठीक है? रतन टाटा और टाटा दो अलग चीजें हैं। रतन टाटा टाटा के मालिक हो सकते हैं पर अलग हैं। रतन टाटा एक इंडिविजुअल है, टाटा एक कंपनी है। ठीक है? यही चीज है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्लियर है बच्चे सबको? यस बोल दो बच्चे, क्लियर हो गया सबको? तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चे, आज का हमारा सफर खत्म होता है। कल हमारा लेबर लॉ का पहला क्लास है 4 बजे, तो जरूर टाइम पे आ जाइएगा, डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ, आज जो भी हमने डिस्कस किया, कंपनी के फॉर्मेशन से लेके, मेमोरेंडम से लेके, आर्टिकल से लेके, उनका जो हायरार्की है उससे लेके, और सैलोमन केस, क्या 100% आप सब लोग श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. 100% यस में पावर Yes, दिखाओ sir. थोड़ी सी। अच्छा चलिए ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। आपको मैं कल मिलता हूँ। बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।